Good evening. Hope you all are doing good. So today we are going to discuss the process of DNA replication. पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है और इसके हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स पढ़े थे। पर आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें रेप्लिकेशन में कितने स्टेप्स लगते हैं, किस तरह से रेप्लिकेट होता है। सो लेट्स स्टार्ट today's सब टॉपिक। एंड इफ वी टॉक अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन तो देखिए सबसे पहले हमको पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, तो इनमें क्या होता है बेटा, ये जो होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम विल बी मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। ठीक है, तो अगर हमें डीएनए को रेप्लिकेट करना है, मतलब हमें एक नया डीएनए बनाना है, डीएनए की कॉपी बनानी है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास जो है न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हो, राइट। तो जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं उनको पहले हमें तैयार करना पड़ेगा। तो जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बनते हैं इसमें, जैसे कि जो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट यूनिट होते हैं उनका होता है फॉस्फोराइलेशन। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके बताऊंगी, देन वी विल फोकस ऑन एनसीईआरटी हाइलाइट्स। और जो एनसीईआरटी है आपको उसी पे फोकस करना है, ये थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में जाके चीजों को समझा रही हूँ। तो जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यहाँ से बनते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, और जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज फॉस्फोराइलेज। ऑलराइट, सो इस तरह से जो है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की जो यूनिट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। देन जो कि हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में भी कि जो भाई डीएनए है इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, मतलब जो भी न्यू डीएनएज मिलेंगे उनमें एक पैरेंटल स्ट्रैंड होगा। वो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो डीएनए है वो खुद ही एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है। सपोज दिस इज द डीएनए, प्लीज समझिए इस चीज को, दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इट विल ओपन अप एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन एंड देन इट विल सर्व एज अ टेम्पलेट। ठीक है, मतलब ये जो डीएनए है बेटा इस तरह से ये ओपन अप हो जाता है, ये हेलिकल शेप में होता है बट ये इस तरह से खुल जाता है। और ये जो होते हैं ये दोनों ही स्ट्रैंड बेटा ये एज अ टेम्पलेट एक्ट करते हैं और फिर इन्हीं पे ही आगे न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होता है। इज इट क्लियर? अभी वो किस तरह से फॉर्म होता है ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो रेप्लिकेशन का टाइम होता है उस टाइम पे जो डीएनए है ये अनवाइंड होता है। हमें पता है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जो डीएनए है इट इज हेलिकल इन शेप, राइट। तो जो डीएनए की जो हेलिकल शेप होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वो अनहेलिक्स होती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन अनवाइंड होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेलिकेज। अब भाई डीएनए का नेचर ही ऐसा है कि मतलब कि जो उसके स्ट्रैंड्स हैं दे टेंड टू बी हेलिकल इन शेप। तो उस टेंडेंसी को स्टॉप करने के लिए देयर आर सम प्रोटीन्स, देयर आर सम एंजाइम, फॉर एग्जांपल एसएसबी प्रोटीन्स आर देयर टू स्टेबलाइज द टेंडेंसी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड टू गेट हेलिकल इन शेप। ठीक है, टोपो आइसोमरेज भी उनकी जो टेंशन होती है उनको रिलैक्स करते हैं, उन स्ट्रैंड की टेंशन को। ठीक है, सो दीज आर द एंजाइम्स विच हेल्प इन मेकिंग डीएनए स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट। ठीक है, बस एक छोटा सा चेंज होता है प्रोकैरियोट्स में, वहां पे हेलिकेजेस की जगह आ जाते हैं बेटा क्या, गायरेजेस। क्या आ जाते हैं वहां पे हेलिकेजेस की जगह, गायरेजेस आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अनदर मेन पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हेयर। अब भाई आप लोगों को यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैम डीएनए स्ट्रैंड इतना बड़ा होता है, डीएनए जो होता है वो लेंथ उसकी काफी ज्यादा होती है, हम लोगों ने लेंथ भी निकालनी सीखी थी। तो किस पॉइंट से जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने डायग्राम में दिखाया है कि जहां से स्टार्ट होता है वहां से ओपन अप होना शुरू हो गया। तो वेयर इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स? तो बेटा एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं हम इनको? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ऑरआई।
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, और है। तो ये वो पॉइंट होते हैं, ये वो सीक्वेंसेस होते हैं स्पेसिफिक, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहां से ये फॉक शेप्ड स्ट्रक्चर में आ जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉक। बेटा क्या बोलते हैं हम इसको, रेप्लिकेशन फॉक। ठीक है, ये जो है वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। राइट, ये ऐसा लग रहा है ना, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं वहीं से ये इनका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, क्योंकि देखिए दो ही तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास बहुत सारे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, बहुत ज्यादा ओआरआई होते हैं, क्योंकि बेटा ये बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और टू मेक श्योर कि जो इनका जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो पूरी एफिशिएंसी के साथ हो, दे डू हैव many ORIs, all right, but on the other hand prokaryotes have only single ORI। ठीक है, so this thing should be noted now। ये बेटा प्लीज नोट करिए, ये एंजाइम्स के नाम और ये। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम एनसीईआरटी हाइलाइट्स पे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, ये एनसीईआरटी से मैंने डायग्राम लिया है। इन्होंने दिखाया कि किस तरह से ये डीएनए जो है बेटा अनहेलिक्स हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हेलिकेजेस एंजाइम। और फिर ये जो हेलिकल शेप इस तरह से डीएनए का हो रहा है, ये जो इसके खुले हुए स्ट्रैंड्स हैं, जिस पॉइंट पे ये स्ट्रैंड ओपन अप हो रहे हैं, वो ओपन अप ही रहते हैं बिकॉज ऑफ दी एसएसबी प्रोटीन एंड टोपो आइसोमरेज। इज इट क्लियर? और फिर वो जो ओपन अप जो स्ट्रैंड होता है जिस पॉइंट से, वहीं पे ये एज अ टेम्पलेट एक्ट करने लग जाते हैं, और उसी इनके स्ट्रैंड को यूज करके एक न्यू स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज होने लग जाता है। ऑलराइट, तो यहीं से हमें पता चलता है कि भाई किस तरह से जो है ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड, एंड दिस यहां जो न्यू फॉर्म होगा दैट वन वुड बी डॉटर स्ट्रैंड बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है कि जो डीएनए है ये सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। मतलब एक जो नए जो डीएनए बनते हैं बेटा, उनके पास उनके एक पेरेंट का डीएनए होता है और एक खुद का न्यू डीएनए होता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट क्या था, एक्टिवेशन। सेकंड क्या था बेटा, डीएनए स्ट्रैंड का एज अ टेम्पलेट एक्ट करना। नाउ थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। तो देखिए अगर कोई न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है तो उनको किसी प्राइमर की जरूरत है, उनको किसी चीज को, मतलब एक शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए की जरूरत है जो पूरे सिंथेसिस को अंजाम दे। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट चेन ऑफ आरएनएस होते हैं जो डीएनए टेम्पलेट के 5' एंड पे बनते हैं, उनको बेटा बोला जाता है क्या, आरएनए प्राइमर। और यही आरएनए प्राइमर क्या करते हैं, 5' एंड पे फॉर्म होते हैं, और ये आगे की सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, इन्हीं से ही आगे की सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्राइमेज। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए जब होता है, सो इट इज बिकॉज ऑफ द एंजाइम प्राइमेज। देखिए आपको एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं। ऑलराइट, चलिए अब ये जो प्राइमर्स होते हैं, जब पूरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है तो इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था तो यहाँ पे बेटा प्राइमर्स आ जाते हैं और आगे डीएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, पर ये याद रखिएगा ये हमेशा 5' एंड पे आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है भाई, ये जो प्राइमर सिंथेसाइज करते हैं स्ट्रैंड को, उसके बाद क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड्स के आपस में एच बॉन्ड से बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या होता है बेटा, जो डीएनए की जो चेन है वो बनने लगती है प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। अब यहाँ पे फिर से आपको एंजाइम की बातें मतलब याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहां पे पॉलीमरेज 3 एंजाइम यूज होता है, और जो यूकैरियोट होते हैं वहां पे 1 and 3 एंजाइम यूज होता है। और एक और चीज आपको ध्यान देने वाली है कि जो डीएनए है बेटा वो पैरेलली वो होता है। ठीक है, जैसे कि दिस इज द 5' to 3' एंड 3' to 5'। ठीक है, तो ये जो डीएनए होता है उसके पास एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, पर जो पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन मतलब जो पॉलीमर बनते हैं, जो चेन बनती है डीएनए की, वो हमेशा ही बेटा 5' to 3' डायरेक्शन में बनती है। ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पॉलीमराइजेशन होता है वो 5-3 डायरेक्शन में ही होता है। पर जो डीएनए की पोलैरिटी होती है इट इज एंटी पैरेलल, मतलब एक स्ट्रैंड होगा आपका 5-3 और जो दूसरा होगा इट इज 3-5 ठीक है। और जो आरएनए प्राइमर होते हैं ये अभी हमने पढ़ा, ये 5 एंड पे होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखते हुए इस एनसीईआरटी के आप जरा डायग्राम को देखिए। 5-3 3-5 हमें पता है कि जो आरएनए प्राइमर होते हैं बेटा वो 5 एंड पे होते हैं। तो ऑब्वियसली इस जब हमें इसको सिंथेसाइज करना है तो यहीं पे तो होंगे आरएनए प्राइमर। तो इसके जब 5 पे होंगे तो 5-3 ही पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। इस यहाँ पे आरएनए प्राइमर होंगे एंड देन यहाँ पे आरएनए प्राइमर होंगे, और जो सिंथेसिस है वो भी इस डायरेक्शन में। तो इसका तो बेटा देखिए इस डायरेक्शन में हो रहा है सिंथेसिस, ठीक है। 5 एंड पे आरएनए प्राइमर प्रेजेंट है और इसी डायरेक्शन में 5-3 में सिंथेसिस हो रहा है। सेम गोज ऑन द ऑपोजिट साइड। अब इनके क्या है भाई, इसके पास तो एंटी मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी है दूसरे स्टैंड के पास, तो इसके जो आरएनए प्राइमर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्राइमर प्रेजेंट है। अब ये जो प्राइमर है वो अगेन 5-3 डायरेक्शन में ही सिंथेसिस करेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा, ये थोड़ा सा ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड्स बनाते हैं। लैगिंग मतलब ऐसे आपको दिख रहा होगा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स बना रहे हैं, ऐसे फ्रेगमेंट में बना रहे हैं, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में ये बना रहे हैं क्या, स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो ये जो टुकड़ों टुकड़ों में जो लैगिंग स्ट्रैंड्स बनाते हैं बेटा इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बेटा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब ये टुकड़ों टुकड़ों में बनते हैं पर ये कंटिन्यूअसली बनता है, ये कंटिन्यूअस होता है, तो इसको बोला गया है क्या, लीडिंग स्ट्रैंड, और उसको बोल देते हैं क्या, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये तो एकदम सीधे सीधे बन गया, पर ये जो ये टुकड़ों टुकड़ों में बना, तो जब ही पूरे सिंथेसिस बना देते हैं, प्राइमर हट जाते हैं, उसके बाद आता है कौन बेटा, उसके बाद आता है डीएनए लाइगेज। अब ये जो डीएनए लाइगेज होता है, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं जो टुकड़ों टुकड़ों में जो बने हैं, ये उनको क्या करता है बेटा, जोड़ देता है। क्या करता है बेटा, ये उनको जोड़ देता है, ठीक है। यहाँ जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं ये उनको जोड़ देता है डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो यहाँ तो बन गए स्ट्रैंड। अब क्या होता है, यही बात नहीं खत्म होती है। जैसे कि हम किसी भी चीज के लिए पैकिंग करते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं, कोई डिनर पे आता है तो हम प्रॉपर चेक करते हैं ना कि भाई सारे आइटम्स करेक्टली बने हैं या नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी बेटा डीएनए जो है प्रूफ रीडिंग करता है, भाई सब कुछ ठीक ठाक है ना, सब कुछ अच्छे से बना है ना। तो जो प्रूफ रीडिंग है वो भी ऑब्वियसली कुछ एंजाइम्स के थ्रू होती है। एंड देन उसके बाद जो डीएनए है दे विल फॉर्म हेलिकल शेप। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट द रेप्लिकेशन। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको डिटेलिंग में बताई थी, बट लेट्स सी एनसीईआरटी हाईलाइट सो यू विल गेट अ वेरी सिंपल एंड क्लियर कट आइडिया कि भाई होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है वो ऐसे ओपन अप हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकेज, ठीक है। तो अनवाइंडिंग होती है, एक्टिवेशन तो हो गया, ठीक है, एक्टिवेशन तो हो गया यूनिट्स का बेटा, सॉरी, एक्टिवेशन तो हो गया यूनिट्स का, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। नाउ दूसरे स्टेप क्या होता है, डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट, ठीक है। मतलब अनवाइंडिंग हुई यहाँ पे और एसएसबी प्रोटीन और टोपोआइसमरेज आके उसको वहां पे स्टेबल कर दिए, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, आरएनए प्राइमर क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। तो जो आरएनए प्राइमर्स होते हैं वो आ जाते हैं, आरएनए प्राइमर दे स्टार्ट पॉलीमराइजिंग, ठीक है। तो जो डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं लिखते, यहां पे लिखते स्टार्ट्स एंड फॉर्म कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, स्टार्ट्स या इनिशिएटेड, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स। ऑल राइट,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है बेटा, जब ये बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज का यहाँ पे काम आ जाता है। दे स्टार्ट ज्वाइनिंग दी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, उसको ये ज्वाइन करते हैं और फिर ये बना देते हैं क्या बेटा, प्रूफ रीडिंग होती है, प्रॉपर एक वो बन जाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है फिर। ओके, न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स, और फिर प्रूफ रीडिंग वगैरह भी होती है, हेलिकल शेप में भी आता है। तो दिस इज दी समरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब जरा देखिए एनसीईआरटी ने क्या क्या चीजें मेंशन करी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो मेन एंजाइम होता है बेटा वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। हमने अभी क्या पढ़ा था, जो डीएनए पॉलीमरेज था ये हमने पढ़ा था क्या, जो पॉलीमरेजेस होते हैं प्रोकैरियोट्स में कौन से होते हैं, पॉल पॉल 3 होते हैं, यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, पॉल 1 एंड पॉल 3। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी इन्होंने सेम चीज बोली है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं पॉलीमराइजेशन करने में। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे इन्होंने इकोलाई का एग्जांपल दिया है कि इकोलाई हैज ओनली 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर और कंप्लीट दी प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। ये सोचिए, मतलब इतना होता है और ये 18 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है। मतलब एवरेज रेट जो है वो क्या है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड है इनका। चलिए, अब ये केवल फास्ट ही पॉलीमराइजेशन नहीं करते हैं बल्कि ये एक्यूरेसी के संग भी करते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अगर किसी भी तरह की मिस्टेक हो जाती है तो बेटा वो म्यूटेशन हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा अच्छे से रेप्लिकेशन करना होता है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम होता है इन पॉलीमरेजेस का। ठीक है, चलिए, अब ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। ये इसमें ड्यू न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज होते हैं, ये एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि हमने अभी आपको बताया था कि इनका एक्टिवेशन होता है और फिर ये एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, और जो ये एंजाइम्स होते हैं बेटा ये बहुत ज्यादा हाई डिग्री के संग करते हैं। और दूसरा एनसीईआरटी ने ये पॉइंट दिया है कि ये रेप्लिकेशन फॉग बनाते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि भाई टेम्पलेट एक्ट करते हैं। ठीक है, और जो पॉलीमराइजेशन होता है 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जब रेप्लिकेशन फॉग बनता है तो उसकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है जिसकी वजह से कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनते हैं, बाद में जाके डीएनए लाइगेज उनको ज्वाइन कर देता है। ये भी हम अपने नोट्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, नाउ अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये अपने आप से रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करता है और ना ही किसी रैंडम प्लेस से स्टार्ट हो जाता है। इसका भी हमने बताया कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही जो है वहीं से ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब ये उन ओआरआई पॉइंट से स्टार्ट होने के लिए कोई एक इनिशिएशन मतलब एक पीस ऑफ डीएनए चाहिए जो कि उसके प्रोसेस को आगे जाके बढ़ा सके, तो उसके लिए ये प्राइमर्स जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बताई हैं और फिर यहाँ पे इन्होंने बोल दिया नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज। ठीक है, ये आप सेल साइकिल में भी पढ़ते हो क्लास 11 की, जो एस फेज होता है वहां पे रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। तो जो रेप्लिकेशन है और जो सेल डिवीजन साइकिल है ये बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए, अदरवाइज सेल साइकिल भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, अगर डीएनए रेप्लिकेट हुआ है और सेल डिवीजन नहीं हुआ है तो बेटा क्या होता है, तो ये पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो इससे पहले आपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़े थे और इवन प्लांट्स में भी क्या होता है बेटा, पॉलीप्लॉइडी की कंडीशंस आपने देखी होगी। तो ये सब चीजें होती हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, अगर बेटा प्रॉपर नहीं होगा तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। ऑल राइट, तो दिस इज अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like it and share it as well, and we will definitely meet in the next session. Till then, bye bye and take care.